सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और जो काम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं हो सका, अपोजिशन लीडर सेनेट के इंतखाबात में ना हो सका, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में भी नहीं हुआ, वो आज हो गया। और बिलाखिर पहली बार अपोजिशन की दो बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौजूदा शदीद इख्तलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के सदर के इंतखाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुकाबले में अपना मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। मियाँ अब्दुल वहीद ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से है और अब नून लीग पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार की हिमायत करेगी। अब जिससे फ़िलहाल ये लगता है कि बिलावल की अदम एतमाद की ऑफ़र और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के बैकडोर के राब्तों से ताल्लुकात बहाल होने की जो खबरें थीं शायद वो किसी हद तक दुरुस्त साबित हो सकती हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता भी नहीं है, चूँकि कल ही पीडीएम से पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं। आफ्ताब शेरपाव को राजा परवेज़ अशरफ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया और फिर अब पीडीएम 29 अगस्त को कराची में जलसा भी करने जा रही है और उससे एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक शुरू करने जा रही है। तो ज़ाहिर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या सिंध हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, जहां अब से 2 रोज़ 3 रोज़ पहले तक लॉकडाउन पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगाया हुआ था, कोविड केसेस बढ़ रहे थे, तो क्या पीडीएम को पीपल्स पार्टी जलसे की इजाज़त देगी? और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या बहाल होते राब्तों के बाद इस बात का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की इस तहरीक को मौसर बनाने के लिए एक बार फिर से पीडीएम का हिस्सा बन जाए, फिर पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे, साल पूरे होने से पहले ही इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए, जो कि पीडीएम बनाते वक्त पीडीएम का अवलीन मकसद भी था। अब अगर इस वक्त हम मुल्क के सियासी हालात पर नजर डालें तो हुकूमत को फिलहाल इस अपोजिशन से, क्योंकि अपोजिशन तकसीम है, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। हुकूमत इस वक्त बहुत मुतमईन नजर आ रही है। वज़ीर आज़म और वज़रा की तरह वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी इस वक्त पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि मुल्क में इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और इमरान खान की हुकूमत ने 3 साल निकाल लिए और बाकी 2 साल भी निकल जाएंगे, चूँकि इसमें 1 साल तो इलेक्शन की तैयारियों में और उस मुहिम में ही लग जाएगा और फिर 5वां साल ज़ाहिर इलेक्शन की तैयारी का साल होता है। अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक अगर पूरा करना चाहती है तो कर ले, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन नून लीग इस तजवीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अब शेख रशीद इस पर क्या कहना है ज़रा सुन लीजिए, फिर राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। शेख रशीद साहब ने क्या कहा ये सुन लें ज़रा। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ है जो कि पीडीएम की हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब ये सूरत है क्या ये इत्तेहाद सिर्फ आज़ाद कश्मीर के सदारती इलेक्शन की हद तक है या फिर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर करीब हो सकते हैं, पीडीएम मजीद मौसर और ताकतवर हो सकती है? इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। राना तनवीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना तनवीर साहब, ये जो सदारती इलेक्शन के लिए आज़ाद कश्मीर में आप लोगों ने मुश्तरका उम्मीदवार उतारा है, ये पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद सिर्फ वहीं तक है, पीडीएम के में पीपल्स पार्टी शामिल होने नहीं जा रही और आगे जो अपोजिशन आप लोग अलग अलग कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, सिर्फ वहां तक ही इत्तेहाद है? नहीं, मेरा जो अपनी एक आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अपोजिशन एक जो पार्लियामेंट है या असम्बलियाँ हैं या जिस तरह आप आज़ाद कश्मीर की असम्बली की बात करते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की या दूसरे इलेक्शनों की, उसमें इकट्ठी हम अपोजिशन कर रहे हैं। तो कोई उसमें पीडीएम एक प्लेटफॉर्म था, वो उस तरह नहीं रहा जिस तरह रहना चाहिए था उसको। अगर वो रहता तो बहुत ही बेहतर होता, मुल्क में हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन अगर वो नहीं हो सका, लेकिन जहाँ तक असम्बली में चलेगा वहाँ जॉइंट अपोजिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म जो है उस पर हमारा एक ही डायरेक्शन है, एक ही हमारी लाइन है। और अगर आप ब्रॉडर बेस पे देखें तो पीपल्स पार्टी का भी वही एजेंडा है जो पीडीएम का या पीएमएलएन का है कि किसी तरीके से मुल्क की और पाकिस्तान के अवाम की इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए, इन हुक्मरानों से जान छुड़ाई जाए जिन्होंने पाकिस्तान में आम आदमी का रहना, दो वक्त की रोटी खाने मुश्किल कर दी है। महंगाई आपके पास है, गवर्नेंस, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन एजेंडा हमारा एक ही है। लेकिन अब उस पर जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं।
और उसी पे ही ये बात हो रही है कि अपने बात की तहरीक पेश की जाए पंजाब में या उसके बाद फेडरल लेवल पे। तो मेरा ख्याल है वो जो एक तस्कर होता है कि शायद आज़ाद कश्मीर में हम प्रेसिडेंट का इकट्ठा कैंडिडेट ला रहे हैं, तो उसके बाद शायद हम वही तक कहेंगे, आगे नहीं हम इकट्ठे रहेंगे पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे तो पहले दिन से हम, जब से पीडीएम अलहदा हुई है, ये बातें अलहदा हुई है, उसके बाद भी हम इकट्ठे चल रहे हैं पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म पे। सही। तो नेशनल असेंबली में वहाँ पे तो राना साहब पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठा हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इकट्ठा हैं, लेकिन फिर ये ज़ाहिर है पीडीएम में छोटे छोटे ओहदों के लिए, अपनी सियासी मफादात के लिए फिर यहाँ पर क्यों अलहदगी हो गई, यहाँ पर क्यों इकट्ठा नज़र नहीं आ रहा है? इससे जो आपकी अपनी ऑडियंस है, जो आपकी अपनी फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको फिर क्या मैसेज आएगा? पीपल्स पार्टी का अपने वोटर्स को, नून लीग का अपने वोटर्स को, क्या आप लोग अपोजिशन एक साथ नहीं कर पा रहे मिलकर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अगर आप अलहदगी की बात कर रहे हैं तो वो उस वक्त अब द पीडीएम प्लेटफॉर्म, पीडीएम का प्लेटफॉर्म बड़ा एक बहुत एक मजबूत और एक बड़ी स्ट्रेंथ थी उसमें अपोजिशन के तौर अपोजिशन। और जब हमने कंपेन शुरू की हुकूमत के खिलाफ तो उस वक्त आपने देखा इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, कराची, कोयटा, पिशावर, लाहौर, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। और जब फिर उसके बाद यही था कि मोबिलाइजेशन जब हो जाएगी, सारे जलसे कर लेंगे, तो फिर धरना देंगे इस्लामाबाद और रिजाइन भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये उस वक्त दो थी राय। हमारी राय ये थी पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ कि हमें धरने के साथ साथ रिजाइन करने चाहिए। जब हम टोटल रिजाइन करेंगे नेशनल असेंबली से तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव करे या सस्टेन कर सके। तो लेकिन उनका ये ख्याल था पीपल्स पार्टी का कि हमें धरना देना चाहिए और साथ ही साथ हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अदम एतमाद की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में वो कभी कामयाबी की नहीं रही, तो उस वजह से हमारी रिजर्वेशन थी, उसके तफजात थे, वो बात वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म पे वो जो एक एजेंडा है या एक टारगेट है हम सब का, उसकी तरफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं, काम करेंगे। पीछे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर का जब हुआ इलेक्शन तो उस वक्त भी वहाँ पे जो कैंडिडेट था सही। और लेकिन पीपल्स पार्टी तो अभी तक ज़ाहिर अदम एतमाद की तजवीज़ पर अभी भी कायम है, और एक दो रोज़ पहले भी बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ही बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा आजिज़ धामरा साहब से अभी इस बारे में सवाल कर लूँ। राशिद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये पार्लियामेंट में भी आप लोग का इत्तेहाद है, आप लोग मिलकर अपोजिशन कर रहे हैं, फिर आप आज़ाद कश्मीर में अपना मुश्तरका सदारती उम्मीदवार भी ले आए, तो फिर अब पीडीएम में आप क्यों फिर शामिल नहीं हो रहे? अब अदम एतमाद की तजवीज़ अगर पीडीएम नहीं भी मान रही, या तो आप उनको कन्विंस करें, नंबर गेम बताकर, और फिर नहीं मान रही तो फिर अब आपको पीडीएम के साथ नहीं चलना है। तो पीडीएम कराची में जलसा करने जा रही है, गवर्नमेंट आपकी है, जलसे की इजाज़त देंगे आप पीडीएम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था पीडीएम के हमें रेजिग्नेशन जो है वो लास्ट पॉइंट पे लानी है और उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करना था। अब ये एक बहस है कि पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात किस तरह कर रही है, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। तो ठीक है, इस बात को हम कबूल करते हैं कि पंजाब में हमारे पास नंबर नहीं थे, मगर इमरान खान की सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बोजदार से है। अगर बोजदार हुकूमत गिर जाती है तो खान साहब खुद गिर जाएंगे, उनको इतना प्यार है, लगाव है बोजदार साहब से। तो पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी थी पीएमएल-एन को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब से शुरू करेंगे और आपके पास नंबर्स हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो डेफिनेटली पीएमएल-एन का ही बनेगा। इसी तरह फिर ये मूव होगी बाकी सूबों में भी और फेडरल में भी आएगी। सेनेट में हमारे पास नंबर ज्यादा हैं, पीएमएल-एन भी है, जेयूआई भी है, और पीडीएम के प्लेटफार्म से तमाम असेंबली के अंदर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव होनी थी। हमें निकाला गया पीडीएम से, मगर पीडीएम ने कहा कि नहीं जी, हमें धरना देना है, उससे पहले रेजिग्नेशन देनी है। तो अब तक मेरे ख्याल में वो कोई फाइनल धरना भी नहीं लगा और कोई रेजिग्नेशन भी नहीं आई। तो पॉलिसी तो वही कंटिन्यू हुई जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी। मगर आप लोगों ने एतराज कर दिया था ना, इसलिए नहीं हुआ। आपने एतराज कर दिया था इस्तीफे देने से, अगर आप राजी होते तो फिर ज़ाहिर पीडीएम मुश्तरका तौर पर इस्तीफे देती। आपने जब मना कर दिया तो फिर उन्होंने
नहीं, मेरे कहने का मकसद है फिर हमें निकाला गया, बाकी काम तो पीडीएम को करना चाहिए था। मतलब आप उसूली तौर पर एक मौकूफ रखते कि हमारे फिर पीपुल्स पार्टी के माइनस होने के बाद 4 मेंबर रहते हैं या 14 रहते हैं या 40 रहते हैं, आप उनके ऊपर अपनी सियासत तो कर सकते हैं ना। अगर जिस पार्टी की माइनस होने की वजह से आप रेजिग्नेशन नहीं दे रहे और उसको फिर आपने इतिहास से अलग भी कर दिया, तो ये एक ऐसी चीज थी जो माजी का हिस्सा बन चुकी। और अब कश्मीर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली पैदा हुई है। और अब भी हम कहते हैं कि हम अपोजिशन की जमातें हैं, कुछ अरसे के लिए ये नाराजगियां होने के बावजूद 2 साल इलेक्शन में बचते हैं और इन फ्यूचर भी हम कहते हैं कि खुला मैदान है और अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। अपोजिशन इकट्ठा होगी तो ये परेशान होंगे, मगर ये खुद भी अपोजिशन अगर जल्द से नहीं भी कर रही, ये इकट्ठा होने के लिए आपकी फिर वो शर्त तो नहीं है कि अदम एतमाद की तजवीज मानेंगे तो अपोजिशन इकट्ठी होगी, नहीं मानेंगे तो पीपल्स पार्टी अलहदा रहेगी, ये शर्त तो नहीं है? 2 दिन पहले भी ये हमने ऑफर की है, PMLN को खास तौर पर की है। जाहिर है पीडीएम की बाकी जमायतों के नंबर तो नहीं है असेंबली में, JUI के हैं, सेनेट में भी हैं और कौमी असेंबली में भी है, नुमाइंदगी है और वो एक पार्टी है, जमात है, जितनी भी नुमाइंदगी है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या फ्यूचर अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, इसमें कोई अर्ज नहीं, मगर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, फिलहाल जो सिचुएशन है कि एक हमख्याल ग्रुप PTI के अंदर तमाम इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे। अगर उस टाइम पीपल्स पार्टी की बात ये मानी जाती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की और उसके बाद एक हमख्याल ग्रुप भी बना था, तो वो बड़ा सपोर्ट करता अपोजिशन की इस मूव को। सही। तो राशिद सुमरो साहब, पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद फिर अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने चेंज क्यों की? आपको इस्तीफे देने थे, आपको धरना देना था, ना वो धरना हुआ ना वो लॉन्ग मार्च हुआ, अब ये आप कराची में जलसा करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर इसमें पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो कराची में कामयाब जलसा कर सकेंगे आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? देखिए अरबाज भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया और मैंने बड़े धन्यवाद से अपने प्यारे भाई, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, कलेक्टर हमरा तक की गुफ्तगू सुनी। देखिए ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की राय थी वो सिर्फ एक जमात की थी और वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। PDM 10 जमातों का नाम है, 2 या 3 जमातों का नहीं, 9 जमातों की राय। अगर हम असेंबली से इस्तीफा दे देते तो फिर असेंबली पूरी की पूरी खत्म हो जाती, या क्योंकि असेंबली में बलूचिस्तान असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन JUI के हैं, अक्सरियत वहाँ से चली जाती। पंजाब असेंबली में सबसे ज्यादा अक्सरियत नून लीग की है, वो असेंबली 2/3 अक्सरियत खो बैठी और इसी तरह कौमी असेंबली का हाल होता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों की राय का एहतराम नहीं किया और वो अपनी राय पर वर्जित रहे, जाहिर है कि फिर अक्सरियत उनके पास में अच्छी खासी उनके पास लिखित मौजूद थी। उसके बाद इस चीज पर जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते थे जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम अचीव कर सकते थे। ये चीज तो पीपल्स पार्टी के लोग बता सकते हैं कि उन्होंने सिंध हुकूमत बचाने के लिए विश्वास की हुकूमत में क्यों इमरान तय किया। जहाँ तक आपने बात की सिंध के जलसे की, सिंध के जलसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है। जमीयत उलमा ने तन्हा इससे बड़े जलसे किए कि लाड़काना स्टेडियम में है। जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कोई पार्टी जलसा नहीं कर सकती है जिस तरह जमीयत उलमा ने जलसा किया है और सिर्फ धरने की जगह नहीं थी। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने अच्छी जलसे की है, उनके बगैर भी हम सिंध के तारीख के सबसे बड़े जलसे कर सकते हैं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि 29 अगस्त को मज़ार कायद पर होने वाला तारीख के बड़े जलसों में एक जलसा होगा और सिंध के अवाम जहाँ इमरान खान पर। राशिद साहब, ये जलसे जुलूस तो आप पहले भी कर चुके हैं, रैलियां भी निकाल चुके हैं, बड़े बड़े जलसे पीडीएम ने किए हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में शामिल थी। अब इन जलसों से हासिल क्या होगा? इन जलसों से तो पहले भी कुछ हासिल नहीं हुआ, पीडीएम को बने 1 साल होने को आ रहा है, ये हुकूमत तो वहीं की वहीं है और दावा करती है कि पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो फिर जलसों के बाद क्या हासिल करना है आपको? इन जलसों से हासिल ये हुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि इमरान खान पलट गए। इन जलसों से हासिल ये हुआ है कि गरीब के नुक्कड़ पर, चाय के होटल पर बैठे हुए लोग भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और लोगों के अंदर सियासी शऊर उतरा है। अपने वोट की जो बिगाड़ी के हवाले से जो उनकी कॉन्सेप्ट और सोच भी है
उसका हल ये हुआ है कि इस वक्त इमरान खान प्रेशर में है, हुकूमत प्रेशर में है, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं। हमने वो बंदूक के तौर पर, रॉकेट लॉन्चर के तौर पर दंगे और जो कुछ इमरान खान ने वहाँ किया इस्लामाबाद के 4 महीने कंटेनर लगाकर, हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे। हम डेमोक्रेटिक वे के साथ जलसों से, जुलूसों से, आईनी रास्ते से, जमीनी रास्ते से अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। देखें, तहरीक में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी तहरीक ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन आप उस तहरीक को उस वक्त तक नाकाम नहीं दे सकते जब तक वो तहरीक वाइंड अप करके घर में दिखाई जाए। तहरीक वाइंड अप नहीं हुई, तहरीक रोड पर मौजूद है। तहरीक पार्लियामान में हम उसी मौक़िफ़ के साथ जो 25 जुलाई 2018 को अकेले थे, हमारा मौक़िफ़ था कि हमारा वोट चोरी हुआ है, इमरान खान सेलेक्ट है। पीडीएम बनी, हमारा मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी चली गई, आज सिर्फ 9 जमात में हमारा मौक़िफ़ हुआ है। कल तमाम जमातें चली जाए, ठीक है। मौक़िफ़ 3 साल से आपका ये चला आ रहा है, ये तहरीक भी चलते हुए कुछ साल होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक वो नताइज जिनके लिए, जिन मकासद के लिए पीडीएम बनाई गई थी, वो हासिल होना नहीं शुरू हुए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ सुमरा साहब। अब राना तनवीर साहब, धामरा साहब भी बता रहे हैं, बिलावल साहब ने भी 1 रोज़ पहले ऑफ़र किया है कि जी सब कुछ जो कुछ हो चुका पहले वो भुलाएं, आगे चलें। अगर इस हुकूमत को घर भेजना है तो अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। तो इस ऑफ़र का नून लीग फिर क्या जवाब देगी? अगर पीडीएम में शामिल पीपल्स पार्टी होना चाहे तो ये अदम एतमाद की तजवीज़ को साइड में रखना पड़ेगा। वो जो इस्तीफ़ों की आप लोगों की शर्त थी वो पीपल्स पार्टी के लिए कायम रहेगी। अब आगे सोच क्या रहे हैं आप लोग पीपल्स पार्टी के ऑफ़र के जवाब में? देखिए, बिल्कुल कटे काम क्यों नहीं। ये अपोजिशन, हम सारे अपोजिशन में हैं और पीपल्स पार्टी एक बड़ी अहम जमात है और असम्बली में भी उसकी, पार्लियामेंट में चाहे सेनेट हो या सिंध में गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली में उनकी बड़ी एक इम्प्रेसिव नुमाइंदगी है। मैं समझता हूँ कि मिल के काम करना ही चाहिए हमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट फाशिस्ट गवर्नमेंट है और कानून आइन नाम की कोई चीज़ इन्होंने कभी उस पर अमल ही नहीं किया। और जो महंगाई है या उनका तरीका है हुक्मरानी है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये सभी चीज़ों को चैलेंज जो है इसका मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए और वो जो एक सबका एजेंडा है उस पर काम करना चाहिए। और वो किस तरह हम पाया तकमील तक चाहते हैं, क्या हमारी तस्वीर जो है तो राना साहब रुकावट, इसमें रुकावट का है? जो पीपल्स पार्टी का एजेंडा है वही नून लीग का एजेंडा है, वही पीडीएम की दीगर जमातों का एजेंडा है। इस हुकूमत के खिलाफ सब बात करते हैं, इस हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ सब बात करते हैं, लेकिन फिर ये रुकावट क्या है? हमारा ये ख्याल था कि अगर धरने के साथ जो धामरा साहब ने बात की है, धरने के साथ हम रिजाइन करें, तो अब कहते हैं जो हमने नहीं साथ दिया तो इन्होंने रिजाइन नहीं किए। और रिजाइन यही था कि जो पूरा नंबर है हमारा नेशनल असम्बली में, वो सारे के सारे अगर रिजाइन करें तो उसका इम्पैक्ट आएगा, ये सस्टेन गवर्नमेंट नहीं करेगी। अगर हम 80+ JUI कोई 90 के करीब आप कर भी दें तो मेरा हाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो डिसीजन लेना तो वो तो कंडीशनल था कि हम सारे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करें, वो तो बात अब नहीं रही। लेकिन अब भी मौका है हम इस पे देखें और इस गवर्नमेंट से निजात हासिल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। तो मेरा ख्याल है पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी एमपी की उस तरह मजबूत नहीं रही जिस तरह उस वक्त थी, या गवर्नमेंट पे एक प्रेशर था। तब भी अगर हम सारे इकट्ठे होकर काम करें, चाहे पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म पे करें, चाहे दूसरी जो स्ट्रेटेजी है उस पर अमल करें, तो मेरा लाभ भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो बिलावल साहब ने जो बात की है वो एक पॉलिटिकल बात है, उसको देखा जा सकता है, क्यों नहीं। जब कोई अगर कोई राय में कोई तो राना साहब क्या ये बैकडोर राब्तों की जो खबरें आ रही थी, क्या वाकई दोनों जमातों में बैकडोर राब्ते हुए हैं क़यादत की सतह पर? नहीं, हमारी असम्बली में हम भी हैं, वो भी है, उनकी भी क़यादत वहाँ है और हमारे भी जो सीनियर लोग हैं वहाँ असम्बली में हैं, तो वो बातचीत होती रहती है उनके साथ तमाम पॉलिटिकल इश्यूज पे, और इस पर भी स्पेशली इस गवर्नमेंट से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। तो राब्ता तो उनके साथ हमारा रहता है। वो ऐसी बात नहीं कि कोई स्पेशल कोई जाके कोई डेलीगेशन गया है या कोई ऐसी बात हुई है या बड़ी कोई प्रपोजल किसी के पास बड़ी सॉलिड किस्म की है, तो वो तो अभी तक मुझे नजर नहीं आई। अभी यही है कि तुम्हें बात करें, तो तुम्हें दिमाग में जो नंबर गेम होती है
तो क्या हमारे नंबर पंजाब की बात करते हैं, प्लस इनके पास कोई नंबर है? उस वक्त बात हो रही थी तरीन ग्रुप की, तो मैं उस वक्त मैं भी कहता था कि अभी ये बड़ी फ्लोर सिचुएशन है, तरीन ग्रुप के साथ बातचीत करना या उन पे तवक्कुल करना या डिपेंड करना, उनको डिपेंड करके इत्तेफाक मूव करना किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं होगा। अभी देखें उनको, उनका डायरेक्शन उनकी वही हुआ कि NRO की कभी बात की, कभी कुछ उनके मसले हल कर दिए गए। तो जब तक कोई एक मुस्बत चीज़ हमारे सामने नहीं आएगी उस वक्त तो उसको आगे चलाना, उसका इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को ही फायदा देना है। अगर वो फिजल आउट हो जाती है आदमी बात की तारीफ हो, तो मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट और मजबूत हो जाएगी। जो इस वक्त यही है कि फ्लोड सिचुएशन है, तो स्पेशली पंजाब में, कि पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ बेइंतहा खराबियाँ हैं, करप्शन है, हर चीज़ महंगाई है, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा सोच समझ के मैं आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई ठोस चीज़ है तो बिल्कुल उस पर गौर किया जा सकता है। ठीक है, चलें, ऑफर तो अब पीपल्स पार्टी की है, अब नून लीग ज़ाहिर है इस पर क्या जवाब देती है अभी देखना होगा। धामरा साहब, ये 29 अगस्त के जलसे वाला सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था, शायद वो जवाब आपने नहीं दिया। अभी सिंध गवर्नमेंट अभी तो 4 रोज़ पहले आप लोगों ने लॉकडाउन उठाया है, इजाज़त देगी PDM को जलसा करने की वहाँ, जबकि अभी आज भी 39 हलाकतें हुई हैं कोविड से, रोज़ हज़ारों पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रहे हैं? देखिए, इसके लिए तमाम पार्टीज को अपना अपना जो है वो SOP के तहत अपनी पॉलिसी देनी चाहिए। हमारी भी पब्लिक गैदरिंग अनाउंस थी, मगर वो क्योंकि बड़ी खतरनाक हद तक खासतौर पर शहरी इलाकों में, कराची में ये कोरोना जो है वो फैल चुकी थी, इसलिए वो हमने कैंसिल की। छोटी छोटी गैदरिंग जो हैं वो बिल्कुल चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। अब वो फैसला PDM की क़यादत ने करना है कि उनको कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है। सिंध गवर्नमेंट अपील कर सकती है, हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, किसी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी नहीं लगा सकते, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी तनकीद हो। बेशक नहीं धामरा साहब, अभी जब लॉकडाउन जब लगाया गया था तो पाबंदी लगाई थी ना सिंध गवर्नमेंट ने, मुख्तलिफ कारोबार बंद कर दिए थे, मार्केट्स बंद थी, लोगों को अपना कारोबार करने की इजाजत नहीं थी। तो ये कहीं कोई कारोबार वाली या मुआशी सूरत हाल तो नहीं है, ये तो एक ऑप्शनल चीज है। देखें, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो था वो इन चीजों पे बिल्कुल पाबंदी थी, और अभी भी सिंध गवर्नमेंट बार बार अपील कर रही है कौम को, खासतौर पर सिंध के अवाम को, कि वो पूरी ख्याल रखें, SOP का ख्याल रखें। मगर कुछ दिन अभी रहते हैं, 15 से 17 दिन का गैप है PDM के जलसे में, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो जारी डे बाय डे हमारी रिपोर्ट्स होती हैं कोरोना के हवाले से। तो धामरा साहब, अभी जैसे खुले मैदान में शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, कितने लोगों की तकरीबात की इजाजत दी है सिंध गवर्नमेंट ने? देखिए, वायलेशन होती है, इसमें मैं एतराफ करता हूं आपके प्रोग्राम में भी कि वायलेशन होती है और चीजें रिपोर्ट होती हैं कि किसी के अगर पड़ोस में कोई ऐसी गैदरिंग होती है तो लोग सोशल मीडिया पे। चले हाजी साहब, ये पॉइंट आपका जरा छोटे से ब्रेक के बाद मुकम्मल करते हैं। आपके इस पॉइंट को मैं माजरत के साथ आपके इस पॉइंट को यहीं रोक रहा हूँ मैं, ब्रेक के बाद आप इसे इस पॉइंट पे शुरू करते हैं, फिर राशिद सुमरो साहब से भी इसका जवाब लेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ये अपील कर रही है, अब इनका क्या जवाब होगा, जलसा अपने वक्त पर ही होगा। एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से राना तनवीर साहब, पीपल्स पार्टी से हाजी धामरा साहब और जमीयत उलमा इस्लाम से राशिद सुमरो साहब साहब मौजूद हैं। धामरा साहब, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। आज NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने भी ये सवाल मैं ऐड कर लेता हूँ कि उन्होंने भी आज ये बताया कि सबसे ज़्यादा सियासतदानों का हाथ है पिछले 1 साल में कोविड फैलाने में, जो जलसे जुलूस हुए हैं। अब शादी ब्याह की तकरीबात सिर्फ 300-400 हद से 500 लोगों के साथ करने की आप इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन अगर ये जलसा होता है ये आपकी हुकूमत के लिए सूबे में बड़ा चैलेंज होगा। जी देखें, एक बहुत बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, स्कूल का भी प्रेशर है। सिंध गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया तो फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत बजाय कि उसको ये साथ देने की बात करे, वो लोगों को उकसाने की बात करती है। कारोबारी जो हमारी बरादरी है उसको उकसाने की बात करती है, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट अवाम दुश्मन होती है। और सिंध गवर्नमेंट बार बार अपील करती रहती है कि जब हॉस्पिटल में ये प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हर पेशेंट को वेंटिलेटर की सहूलत मुहैया की जाए या आइसोलेशन वार्ड में उनको बेड मिल जाए।
तो इसके लिए ये अपील की जाती है कि आम बड़ी पब्लिक गैदरिंग से इज्तनाब किया जाए। अब पीडीएम ने, मैंने कहा कि अपना एक उन्होंने डिसीजन लिया है, उसमें अभी 15-16 दिन बाकी रहते हैं, तो डे बाय डे ये रिपोर्ट कोरोना की जो है वो सिंध गवर्नमेंट चेक करेगी, और उसमें कुछ दिन है, जब दिन करीब आएंगे तो हो सकता है कि पीडीएम की क़यादत खुद से कोई इससे मुलतवी करने का ऐलान कर दे, वो तो अभी बाकी दिन पड़े हैं इसमें। अच्छा, सही। तो राशिद सोमरो साहब, ये आखिरी दिनों में कहीं कोई मुलतवी होने के इम्कानात हैं, चूँकि ये कोरोना की सूरत हाल भी आपके सामने ही है, सिंध में तो अभी लॉकडाउन उठा है, तो फिर इस सारी सूरत हाल में फिर असद उमर साहब का बयान आपके सामने है, तो बता रहे सबसे ज़्यादा सियासतदानों का हाथ है हमारे मुल्क में इस कोरोना को फैलाने में, और जलसे जुलूस हमने बड़े बड़े देखे भी हैं, चाहे वो अपोजिशन क्यों, खुद हुकूमत ने भी किए हैं। अरबाब जहांगीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को और हमारे मुल्क को इस मर्ज से जल्द नजात नसीब फरमाए। ये कहना कि सियासी जमातों ने कोरोना को बढ़ाया है, तो पूरी दुनिया के अंदर भी वहाँ पाकिस्तान की पीडीएम की सियासी जमातें थी जिन्होंने जाकर चाइना और अमेरिका और हिंदुस्तान में भी कोरोना बढ़ाया। देखें, अभी सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो हमारा 13 अगस्त को जश्न आज़ादी की रात को जलसा तय था। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले के तहत पीडीएम ने फैसला किया और अपने उसको मुलतवी किया, और उस वक्त तक नई तारीख का ऐलान नहीं किया जब तक सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन नहीं उठाया। अब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खुद खत्म किया है, और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन से जो है वो लोगों को रियायत दी है। तो जब मुहर्रम उल हराम के महीने में भी अभी हमारे शान हुसैन के प्रोग्राम होंगे और वाक़े करबला के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम होंगे। अभी इस वक्त मैं और आप बोल टीवी के चैनल पर हैं, और रोजाना 1000 अफराद SOPs के तहत बोल के दफ्तर में बैठकर अपने बोल के जरिए पूरे मुल्क के लोगों को सियासी सोच दे सकते हैं। तो क्या SOPs के तहत पीडीएम कोई जलसा नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम समझेंगे कि जलसा करना जरूरी तो है, 1000 लोग यहाँ मौजूद नहीं, और फिर दूसरा ये कि आपके जलसे में 1000 लोग तो नहीं होंगे, आप तो बताते हैं कि 30-40 हज़ार 50,000 बल्कि लाख बंदा क्लेम करते हैं। हम अपने SOPs को वहाँ यकीनी बनाएंगे। हम लोगों को मास्क की तलकीन करेंगे कि अपने हमारा मास्क लाएं। पहले भी ऐसा हुआ, हम खुद मास्क अपने जलसों में खुद बांटते रहे और तमाम के तमाम शुरका मास्क के साथ शरीक हुए। सैनिटाइज हम करते रहे पूरे जलसेगाह के अंदर, वक्तन फवक्तन जो है वो लोग सैनिटाइज करने का इंतजाम करते रहे। तो हम तमाम इंतजाम को बरूकार रखेंगे, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि 2 साल से कोरोना है और हम तमाम चीजें अपनी छोड़कर घर बैठ जाएं और इस इंतजार में कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कोरोना खत्म होगा और उसके बाद हम घर से निकल के हम सियासी वर्कर हैं और हम हुकूमती SOPs के साथ आप कह रहे हैं कि ये जलसा करेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे कि SOPs को मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बढ़ रहे हैं और पहले भी हमने चलिए राशिद साहब, मैं वापस आता हूँ जरा, एक मुअत्तल की थी और अब भी हमने कैंसिल किया, मौखर किया। ठीक है, ज़रा जल्दी से एक और मौजू भी डिस्कस करना है। राना तनवीर साहब, अभी मौलाना साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे पीडीएम के इजलास के बाद 2 रोज़ कबल, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत ने हमें अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ तो उसमें तो पूरी अपोजिशन मौजूद थी, आपकी जमात से भी वहाँ नुमाइंदगी मौजूद थी, फिर मौलाना साहब क्यों इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत ने तो एतमाद में लिया है, वहाँ पर आप लोग तो मौजूद थे? नहीं, देखिए 2 पोजीशनें हैं। एक है पार्लियामेंट के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है और एक है पीडीएम जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, सिवाय वो 2 पार्टियां जो हमें छोड़ गई, पीपल्स पार्टी है की। तो एक तो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्मीनान में लेना, जो लेना चाहिए। एक उनका ये है कि जो जमातें वहाँ पे असम्बली में हैं या पार्लियामेंट में हैं उनको हम इत्मीनान में लेते हैं। वो तो उन्होंने ब्रीफिंग दी, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान की दिन ब दिन हालात या सिचुएशन बदल रही है तेजी से, तो उससे तो अब देर हो गई है उस ब्रीफिंग को। अब हमें दोबारा बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन नहीं आई है वो उससे बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो इश्यूज हैं ये कौमी इश्यूज हैं, इन पे सबको मिल के बैठ के किसी तरफ बढ़ना चाहिए, हल सोचना चाहिए। सिर्फ उसी तरह ही करना चाहिए। और साहब, इस पर जो हुकूमती पॉलिसी इस वक्त है, प्राइम मिनिस्टर ने आज भी गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि हमारा वहाँ कोई फेवरेट नहीं है। इस पॉलिसी पर तो कम से कम अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है अफगानिस्तान के मामले पर।
देखिए, हुकूमत की पॉलिसी हमेशा, कोई भी हुकूमत उसकी पॉलिसी होती है हर इशू पे, लेकिन उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं या कंसल्टेशन से या पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर ये है और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, तो फिर मेरा उनके साथ बिठा के बात करना, उनको ब्रीफ करना और उनसे राय लेनी, उससे मे भी कि कोई बेहतर चीज़ सामने आ सके। हज़ारा तो ये जो बात हो रही है बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि हमें उसमें फरीक नहीं है, हम उस जंग में तो हम मुफाहमत के लिए हैं, जंग के लिए तो नहीं है। तो वो आपने देखा जो पास्ट में हमारी पॉलिसी रही है, चाहे जो 80s में थी या इसके मुशर्रफ दौर में भी थी, वो किसी वक्त भी मैं समझता हूँ कि उसके जो असरात थे वो मुस्बत नहीं थे। तो अभी आपके सामने है जो हमारा शुरू है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सबके साथ बैठ के वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए और कोई ना कोई, और स्पेशली जो मौलाना साहब की जो पार्टी है उसको अफगानिस्तान इशू पे वो उनके वहाँ तलकात होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेरा उनका इनपुट जो है वो ज़रूरी है उनसे लेना। ठीक है, चलें आजिज़ जामरा साहब, ये इस वक्त इस अफगानिस्तान के इशू पर जो नेशनल नैरेटिव है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, वो ये शायद पहली बार हो रहा है कि इस मामले पर सिविल मिलिट्री डिवाइड कहीं में दिखाई नहीं दे रहा। तो आपकी जमात को, पीपल्स पार्टी को, तो कहीं कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान के अवाम जिस हुकूमत को मुंतखब करें, अवाम की मर्जी से जो हुकूमत आए उसी हुकूमत को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा और तस्लीम करेगा? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ते हैं। ख़ास तौर पर अब जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें एक तो अफगान अवाम के जंग की सूरत में वो सफ़र कर रहे हैं और बहुत अरसे से अफगानिस्तान के अवाम जो है बुनियादी तौर पर वो सफ़र कर रहे हैं सारी सूरत हाल से, अफगानिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान जो है उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल पड़ते हैं। तो अभी भी हुक्मरानों को एक ऐसा किरदार अदा करना चाहिए अफगानिस्तान के इशू पे, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को। देखिए, इशू ये है कि इस हुकूमत को सिवाय अपनी ज़ात के अफगानिस्तान को और कुछ दिखाई नहीं देता। ये मेन जो इशू है, जो मेन फॉल्ट है का, माजी में भी हम हुकूमतों में रहे हैं, अपोजिशन में रहे हैं, क्योंकि एक इशू पर, बैनुल अक़वामी इशूज पर, सूरत हाल पर पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो बैठी है, एक प्लेटफॉर्म पे बैठी है। मगर मौजूदा हुक्मरानों ने तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने पे अपनी एक जो रिट लगाई हुई है अना की, तो माहौल और हालात जो है वो बेकाबू वही इस वजह से है कि PTI की सरकार जो है खासतौर पर जो बात है वो अफगानिस्तान का इशू नहीं, और जितने भी इशू हैं, कश्मीर इशू पे देखें क्या हुआ, अपोजिशन से बैठने से इनकार कर देते हैं। वो कई ऐसे मौके आते हैं कि मिलिट्री जो क़यादत है, अस्करी क़यादत जो है वो ब्रीफिंग देती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो शिकवा अपनी जगह पे मौजूद है, मगर हम पाकिस्तान के इज्तिमाई मुफाद के लिए मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली को भी इग्नोर करने के लिए तैयार हैं, मगर लीड मौजूदा हुक्मरानों को करना पड़ेगा और अफगानिस्तान के इशू पे हुकूमत को 10 कदम आगे बढ़ना होगा। अफगानिस्तान का इशू, इसको बिल्कुल इजी न लिया जाए, आसान न लिया जाए। इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे पड़ते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव। अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन से मशरूत है और पाकिस्तान के बेहतर हालात से मशरूत है। तो इसलिए मौजूदा हुक्मरानों को अपनी अना को कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यही रिट रही तो मामला तो बैनुल अक़वामी अस्करी क़यादत चलाती है, फिर इनसे बात कौन करेगा, इनके साथ कौन बैठेगा? ठीक है, चलें, ऑपोजिशन हुकूमत को इस पर सपोर्ट करने को तैयार है। राशिद साहब, मौलाना साहब का जो ये शिकवा था कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें असद महमूद साहब, मौलाना साहब के फर्जंद तो मौजूद थे, तो फिर उनका ये शिकवा करना जायज़ है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जिस ब्रीफिंग की आप जिक्र फरमा रहे हैं उसमें वजीर आजम साहब कहाँ थे और उसमें ब्रीफिंग किसने दी? क्या वो ब्रीफिंग वजीर दिफा ने, वजीर दाखिला ने या वजीर खारजा ने दी? वो ब्रीफिंग तो हुकूमत और वजीर आजम तो इसलिए नहीं थी, अपोजिशन ने शर्त लगा दी थी वजीर आजम आए तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। मुझे कंप्लीट करने दें आप, मुझे कंप्लीट करने दें। वजीर आजम को उन्होंने बुलाया ही नहीं और ब्रीफिंग जो है वो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने हमें दी है, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने हमें दी है। हुकूमत ने तो इस हवाले से अपनी कोई चीज सामने नहीं रखी है। वजीर आजम के आज के बयान की आप बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से
अफगान अवाम फैसला करे। यही तो हमारी राय है कि अफगानिस्तान के अवाम को फैसला करना चाहिए। लेकिन अभी तक करजई के हुकूमत में जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ कि तालिबान के आने के बाद अफगान सरजमीन कम से कम हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस चीज को भी इमरान खान साहब के दिमाग में बिठाना चाहिए कि जिस हुकूमत के लिए आप कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, वो उसी के हुकूमत में उनकी जमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए इसी रास्ते के जरिए हमारे खिलाफ होते रहे। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सोच समझ कर और पूरी कौम को एक कौम होकर अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन वाबस्ता है और अफगानिस्तान की बदअमनी से पाकिस्तान की बदअमनी वाबस्ता है। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से संजीदगी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो संजीदगी इमरान खान और उसकी टीम में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ठीक है, चलें, ऑपोजिशन ये चाहती है कि इस वक्त हुकूमत संजीदगी के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आजिज धामरा साहब, राशिद सोमरू साहब, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद जो कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक असद उमर साहब ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर ज़रा तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम अक्सर एक मिसाल सुनते हैं कि करे कोई और भरे कोई। पाकिस्तान के अवाम के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ है। आज एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने यह इंकशाफ किया है कि पिछले एक साल में मुल्क में कोरोना फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ सियासतदानों का रहा है। और वो कैसे, उन्होंने ये भी बता दिया है। असद उमर ने ट्वीट किया है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चंद माह मुलतवी करने की सिफारिश उन्होंने की थी और इंतखाबात से पहले एक खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का कहा था, लेकिन उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया गया और फिर इंतखाबात के बाद से आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ और उस इलाके में अब केसेस की शरह 25 से 30% हो चुकी है। और अगर कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली अमवात पर नजर डालें तो मुल्क में तकरीबन 3 माह बाद कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 102 अफराद इंतकाल कर गए, यानी ये फिगर एक बार फिर 100 के हिस्से को अबूर कर चुका है, जबकि मजीद 4,934 नए केसेस सामने आए हैं। तो असद उमर ऑपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं कि उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि खुद हुकूमत ने और यानी उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने भी आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े जलसे किए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान एक हफ्ते तक वहाँ मौजूद रहे, जलसों से खिताब करते रहे। तो उनके जलसों ने और वहाँ पर आवाम के जमा होने ने इस कोरोना स्प्रेड का काम नहीं किया। और जब वफाकी वज़ीर अपनी गलती और गफलत मान रहे हैं तो फिर क्यों इन जलसों इलेक्शन कैंपेन्स पर पाबंदी लगाने के बजाय कोरोना के बेकाबू होने पर लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर अपनी गलती को आवाम के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में जब भी ये केसेस बढ़ते हैं लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी जलसे जुलूस इस लॉकडाउन के खुलते ही फ़ौरन से शुरू हो जाते हैं। जिस तरह 29 अगस्त को पीडीएम भी अपना जलसा करने जा रही है, इससे पहले आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े जलसे हुए जिसके असरात अब इस वक्त सूरत हाल सबके सामने है। असद उमर साहब ने भी ट्वीट में इस पर रोशनी डाली है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। पूरी सूरत हाल पर उनकी राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब होने जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन लगाया 8 दिन का, फिर उठा लिया। असद उमर साहब ने जो आज इंकशाफात किए हैं कि सियासतदान सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने का बाइस बन रहे हैं, ये 3 माह बाद 102 लोग भी अपनी जानों से जा चुके हैं। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? ये बेहतर होने लगती है, फिर से बिगाड़ पैदा हो जाता है? उसमें हाथ सबका ही है, चाहे सियासतदान हो, सिविल सोसाइटी हो या कोई और हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाज साहब। शुक्र है कि असद उमर साहब ने ये बात की है और मैं आपके प्रोग्राम में भी, अगर आपको याद हो, और दूसरी जगहों पर भी मैं यही बात करता रहा हूँ कि खुदारा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इख्तियार किया जाए। और बकरीद से पहले, काफ़ी अरसे पहले मैंने ये बात कही थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जुलाई के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि हुआ। सिंध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 30% पॉजिटिविटी रेट चला गया। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सब लोगों का हाथ है इसमें। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जिम्मेदार हुकूमत करने वाले की होती है, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि जो इलेक्शन होने थे, अगर इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है जैसे असद उमर कह रहे हैं, अगर ये नहीं पोस्टपोन हुआ था तो कम से कम जलसे जुलूस नहीं होते, कोई टेलीविजन पे कोई ऐसा मुज़ाकरा या कोई ऐसी
डिबेट रख लेते और लोगों से कहते कि भाई आज इनके दरमियान जो कैंडिडेट हैं, और जिस तरह से अमेरिका के अंदर होता है, तो ये इस तरह की बात आज जो मुजफ्फराबाद की जो परसेंटेज ऊपर जा रही है पॉजिटिविटी रेट की, ये नहीं होती। और अभी भी जो हमने पिछले साल भी डिमांड किया था जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि देखें इसको पोस्टपोन करें और इस तरह से हुजूम लगाकर अगर हुकूमत खुद करेगी और अपोजिशन भी करेगी तो अवाम को हम ये किस तरह कह सकते हैं कि जी आप हुजूम ना लगाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो अवाम, यही वजह है कि अवाम में ये कंफ्यूजन है कि हुक्मरान या अपोजिशन के पार्टी के तो अपने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि जी आप मास्क लगाएं और ये करें, और ये जलसों में कहीं पर भी डॉक्टर साहब जैसे देखें स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो पेपर्स हैं वो मुलतवी कर दिए जाते हैं, पिछले साल मनसूख भी हो गए, बगैर इम्तिहानात के बच्चों को प्रमोट किया गया, लेकिन ये जलसे जुलूस इलेक्शन नहीं रुक सकते। अभी 29 अगस्त को कराची में जलसा है। अभी राशिद महमूद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम के चंद लम्हों पहले ब्रेक से पहले मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हम चाहे हज़ारों लोग आए, लाखों लोग आए, हम SOPs पर अमल करवा लेंगे। किसी खुले मैदान में ही SOPs पर अमल करवाना इतनी बड़ी तादाद में क्या मुमकिन है? आपकी नज़र में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 20-30 हज़ार बंदा और SOP पर अमल हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आप ये देखिए कि कहीं पर भी किसी जलसे पे मैंने ये नहीं सुना कि लीडरान जब तकरीर करने आते हैं उन्होंने किसी से कोई इल्तिजा की हो, कोई रिक्वेस्ट की हो कि तमाम लोग जो है फला तारीख को जलसा होगा, मास्क लगा के आए, या जिस दिन जलसा हो रहा होता है उस वक्त की फुटेजेस आप सारे जो जलसे हैं, चाहे वो हुकूमत का जलसा हो चाहे वो अपोजिशन का जलसा हो, वो निकाल लें आपके, आप देखें कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हुई है या कितने लोगों ने मास्क लगाया है। किसी ने भी मास्क लगाया नहीं है और उसी जलसों के साथ हमारे लीडरान खिताब भी करते हैं। और स्टेज के ऊपर भी अफसोस की बात यह है कि जो हम कहते हैं कि रोल मॉडल होना चाहिए, वो चीजें नजर नहीं आती। स्टेज पे भी सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं मास्क के बगैर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास होता है, चूंकि आप भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं जो वजीर आला सिंध हेड करते हैं, फिर NCOC के जो इजलास होते हैं उनमें इन इश्यूज़ पर बात होती है कि ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं कम से कम आप इनको तो रोकें। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन तो आप लोग लगा देते हैं, गवर्नमेंट लगा देती है, तो इन इवेंट्स को भी तो रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आज जब जितने भी इजलास में मैं रहा हूँ उसमें इस तरह की कोई बात जिक्र में नहीं आई। और लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई ऐसी बात आती है कि इसको रोका जाए, तो उस वक्त जब से मैं हूँ तब से कोई ऐसे जलसे की कोई बात हुई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हमने कही है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी तकरीब होती है, खुशी की तकरीब है या दूसरे ऐसी तकरीबात हैं, उनमें हुकूमत के लोग सारे कर रहे होते हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है, उसको रोकने की जरूरत है। ये बात डिस्कस में आई है, वहां पर ये बात हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो कि जब तक अपनी आवाम को कोरोना से पाक ना कर ले, जब तक पाकिस्तान को कोरोना से पाक ना कर लिया जाए, तब तक मैं समझता हूँ किसी किस्म के जलसे जुलूस या किसी किस्म का कोई मजमा लगाने का सब पे पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करे जिसके तहत किसी भी जगह पे, चाहे कोई तकरीब ऐसी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं कि वो MNA बन गए या वो MPA बन गए और उसके बाद उसपे खूब लोग खुशियां मना रहे हैं, आपस में हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, और उसी जलसे उसी के बाद थोड़ी देर डॉक्टर साहब अगर इस तरह का कोई इवेंट करना भी है तो उसमें जो वैक्सीनेशन की अफादियत है उसको भी तो मद्देनजर रखा जा सकता है कि उसमें पाबंदी लगाई जा सकती है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं सिर्फ वही इन जलसे जुलूस में या इस तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं। अगर ये पाबंदी लगा दी जाए तो इससे वैक्सीनेशन का अमल भी मजीद तेज हो जाएगा। देखिए बात ये है कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर लोग मैं समझता हूं कि जो लोग जलसे जुलूस या कोई ऐसी गैदरिंग करते हैं वो तो चाहते हैं कि लोग उस जगह पे आए, तो वो कंडीशन क्यों लगाएंगे? हाँ, जहां पर वो चाहते नहीं है कि हमारे लोग हमारे जलसे में आए या हमारी तकरीब में हम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, तो वो तो ये ऐलान जरूर होगा। आपकी बात दुरुस्त है, ऐलान हो जाएगा कि जी
सर्टिफिकेट वाले जो है वही आएंगे जिन्होंने वैक्सीनेट किया हुआ अपने आप को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अफसोस की बात यही है ना कि हमें चाहिए कि हमें सिंसियरिटी के साथ, हमें ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने आवाम को कोरोना वायरस से अगर बचाना है तो हमें कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए किसी भी जलसे जुलूस या किसी भी गैदरिंग पे पाबंदी होनी चाहिए और सब लोग मिलकर ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब मिलकर ये अपने अपने वर्कर्स को चेक करें कि हमारे कितने वर्कर्स वैक्सीनेट हो गए हैं। इन सब की जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त आपकी डॉक्टर साहब तजावीज़ थी। डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और सोच रहे हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है इस वबा से मुल्क को पाक करने की, वही इस वबा को मुल्क में फैलाने का सबब बन रहे हैं और हुकूमती सतह पर इस बात का एतराफ़ भी असद उमर ने अपने ट्वीट के जरिए किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।